बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये तीसरा लेक्चर है जो कि ऑनलाइन हम अभी ले रहे हैं। एक मेकअप रहता है जो हम ट्राई करेंगे संडे को एडजस्ट कर लें। अब किसी ने आपको बताया होगा। हमने पिछले दो हाँ। लेक्चर्स में, पहले वाले में हमने टेक्सटाइल मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था यार्न मैन्युफैक्चरिंग में। टेक्सटाइल को ओवरऑल हमने देखा था, टेक्सटाइल की डिविजन्स कौन सी होती हैं, किस किस तरह की प्रोडक्ट्स उसमें बनाई जाती हैं, टेक्सटाइल मटेरियल कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स किस तरह की हैं, फिलामेंट हैं, स्टेपल यार्न्स हैं। फिर कुछ हमने उसको डिटेल से स्टडी किया था, उसकी नेचर देखी थी मटेरियल्स की, किस किस तरह के फंक्शन में कौन से फाइबर्स या मटेरियल टेक्सटाइल के यूज़ होते हैं। फिर अगले लेक्चर में हमने बेसिक प्रोसेस पढ़ा था जिसमें स्टेपल यार्न की स्पिनिंग, उससे यार्न मैन्युफैक्चरिंग हमने पढ़ा था। उसमें कुछ बेसिक प्रोसेसेस थे, उनको हम देखते हैं। उसमें जो मटेरियल्स की ओपनिंग, क्लीनिंग, ड्राफ्टिंग, ट्विस्टिंग, ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे स्पिनिंग में। फिर उसके लिए डिफरेंट हम प्रोसेस और मशीन्स यूज़ करते हैं, वो हमने ओवरव्यू लिया था उनका कि उनके फंक्शंस किस तरह के होते हैं। यार्न मैन्युफैक्चरिंग तक हम पहुंच गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। यार्न बनने के बाद उससे फैब्रिक किस तरह से बनाया जाता है। कुछ आपको जनरल लाइफ में आइडिया होगा, अपने अराउंड आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी फैब्रिक यार्न से बनता हुआ, जिसमें बड़ी घरों के अंदर जो कॉमन सी चीज़ें हैं अभी शायद कम हो गया है, लेकिन जब हम बचपन में होते थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो सिलाइयों से बनाया करते थे। कोई स्वेटर बना लेते थे, कोई और चीज़ बना लेते थे, क्रोशिया यूज़ किया करते थे। फिर थोड़ा सा हम आगे जाते हैं घरों से निकल के, तो कहीं पे फैसलाबाद में स्पेशली कहीं किस जगह के ऊपर खड्डियाँ लगी हुई हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि हैंड ऑपरेटेड हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि मैकेनिकल ऑपरेटेड हैं, तो वो आप लोगों ने देखी होंगी। इसमें और भी एक दो टेक्निक्स हैं जो कि एडवांस टेक्निक्स हैं, जो कि विदाउट मेकिंग यार्न हम फैब्रिक बना लेते हैं, वो हम इसको देखेंगे। इसमें फैब्रिक मेकिंग के अंदर आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा हो, कोई चीज़ आपने देखी हो, कोई एक्सपीरियंस जैसे आपने यार्न में शेयर किया था इसमें शेयर करना चाहें, तो फर्स्ट 2 और 3 मिनट्स हम उसको लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। कि किसी ने खुद से कुछ ट्राई किया हो, घर से बाहर निकले हों, कहीं पे कोई लूम देख ली हो, एनीथिंग इफ यू वांट टू शेयर। सर लूम्स वगैरह देखी हैं, उनमें ये होता है कि धागा एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है, तो उन्हें वो आपस में मर्ज कर देते हैं। ऐसे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं, उनकी आपस में इंटरलेसमेंट होती है जिससे फैब्रिक बन जाता है। यस सर। चले आज हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको आई होप कि आपको उसमें से अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। यार्न बनने के बाद उसे फैब्रिक कैसे बनता है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, और फिर उन टेक्निक्स की हम बारी बारी डिटेल्स देखेंगे। आपको पिक्चर के अंदर एक हैंड लूम नज़र आ रही है, खड्डी जिसको कहते यस हैं, जो सर। कि घरों में यूज़ होती हैं। इसमें जैसे आपने बताया कि लेंथ वाइज यार्न्स होते हैं और कुछ उसके विड्थ वाइज होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ थ्रेड्स हैं जो कि वर्टिकल हैं, उसका हाफ पोर्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल यार्न उसमें से गुजरे हुए हैं और हाफ में से अभी गुजरे हुए नहीं हैं।
तो जहाँ पे गुजर चुके हैं वो जो हॉरिजेंटली गुजरे हुए यान हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया है, तो वो उसकी फैब्रिक की स्ट्रक्चर आ गई। मेनली वर्ल्ड वाइड जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें मेन टेक्निक्स वीविंग और निटिंग की हैं, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जिसका बहुत ज़्यादा शेयर है। देन बॉन्डिंग, फेल्टिंग एंड टफ्टिंग, ये कुछ नॉन वोवन की टेक्निक्स हैं जिसमें फैब्रिक बनाया जाता है यान बनाए बगैर ही। जो फाइबर्स हैं या टेक्सटाइल मटेरियल्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है फैब्रिक में। इन्हीं टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। हमारा फोकस होगा वीविंग के ऊपर। काइंडली माइक ऑफ कीजिएगा। वीविंग क्या चीज़ होती है? सबसे पहली जो हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक आज स्टडी करेंगे दैट इज़ वीविंग। डेफिनेशन पढ़ लें, फिर इसको हम ब्रॉडली डिस्कस करने की तरफ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग वार्प एंड वेफ्ट yarns is known as weaving. The machine used for interlacement of yarns is known as loom or weaving machine. अब इसमें एक दो टर्म्स यूज हुई हैं, इंटरलेसिंग, वार्प एंड वेफ्ट yarns। इस वाली पिक्चर में हमने देखा था कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल yarns हैं जिनकी इंटरलेसमेंट से फैब्रिक बन रहा है। डेफिनेशन यही लिखी हुई है। अब इसके अंदर एक वार्प यार्न है, एक वेफ्ट यार्न है। जो आपको वर्टिकल नजर आ रहा है जो कि मशीन की लेंथ वाइज है दैट इज नोन एज वार्प यार्न, और जो इसकी विड्थ वाइज इसमें से क्रॉस करता है यार्न दैट इज नोन एज वेफ्ट यार्न। तो इन वार्प और वेफ्ट यार्न्स की इंटरलेसमेंट से जो फैब्रिक बनता है उस टेक्निक को वीविंग कहा जाता है, और जिस मशीन के ऊपर बनाया जाता है उसको लूम कहा जाता है या सिंपली उसको वीविंग मशीन कहा जाता है। In practice, the weaving machines are named after their filling insertion systems, shuttle or shuttleless. वीविंग मशीन के बहुत सारी आगे टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स किस बेस के ऊपर डिफाइन की जाती हैं? वो उसमें फिलिंग इंसर्शन सिस्टम की बेस के ऊपर डिफाइन की जाती है। फिलिंग क्या है? जो वेफ्ट यान है, जो यहाँ पे विड्थ वाइज यान इसमें से हम क्रॉस करते हैं, उस वाले यान को फिलिंग यान भी कहा जाता है। वेफ्ट एंड फिलिंग इज द सेम थिंग। अब वो यान वहां से कैसे पास किया जाएगा, उसकी क्या टेक्निक है? उसके लिए मेनली दो टेक्निक्स यूज होती हैं, एक होती है शटल, एक होती है शटल लेस। कहीं पे खड्डियां लगी हों तो आपको ठक ठक की आवाज सुनाई देती है, तो वो शटल लूम्स होती हैं जिसमें से शटल्स पास कर रही होती हैं। लकड़ी की एक छोटी सी मूविंग वुडन फ्रेम होता है जिसके अंदर यान होता है और वो उसमें से पास करता है। दूसरी साइड पे जाके जब वो स्ट्राइक करता है तो उससे वो आवाज प्रोड्यूस होती है। तो ये दो तरह की लूम्स हैं, शटल एंड शटललेस। शटललेस की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली वीविंग मशीन को नाम दिया जाता है कि उसमें वेफ्ट इंसर्शन या फेल्ट फिलिंग इंसर्शन सिस्टम कौन सा है, उसकी बेस के ऊपर वो वीविंग मशीन का नाम दिया जाता है। मैं आपको पहले वीविंग के बारे में एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा होगा। यस सर। इसको जरा गौर से देखते जाएं। 2 मिनट्स एंड 26 सेकंड की वीडियो है। पहले यहाँ पे मैं स्टॉप करके आपको थोड़ा सा बता दूं, हमने स्पिनिंग के अंदर, यान मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना प्रोसेस एंड किया था जहाँ पे हम यान की कोन्स बनाते हैं। अब वो वाला पॉइंट वीविंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप देखते हो बहुत सारी कोन्स लगी हुई हैं जिनसे एक एक यान लेके हम इकट्ठे कर रहे हैं सारे यान्स को। ये वाला पोर्शन जहाँ पे यान कोन्स हमने लगाई हैं दैट इज नोन एज क्रील। क्रील को हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पे किसी भी प्रोसेस के इनपुट के पैकेजेस लगते हैं
उसको क्रील कहा जाता है। तो इसी तरह से वीविंग में जहाँ पे यान की कोन्स हम इकट्ठी लगाते हैं दैट इज नोन एज क्रील। तो पहला प्रोसेस यहाँ पे कोन्स की क्रील बनाई जाती है। जितने हमने फैब्रिक के अंदर एंड्स लेने होते हैं या जितने वार्प यान्स लेने होते हैं उतनी कोन्स लगा के हम वहां से एक एक यान लेके सबको इकट्ठा कर देते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये देखें यान सारे कोन से एक एक एंड निकल के फिर हम उनको सबको पैरेलल कर लेते हैं। पैरेलल करने के बाद वो वाले यान एंड्स हम एक ड्रम के ऊपर एक रोलर के ऊपर रोटेट करते हैं। ये वाला वो ड्रम है या रोलर है दैट इज नोन एज बीम। इसको वार्पर बीम भी कहा जाता है। फिर उसके बाद उस बीम को हो सकता है कि दो तीन बीम्स के ऊपर ये जो यान की लेयर्स बनाई हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए। उन यान की लेयर को इकट्ठा करके एक बड़ा बीम बनाया जाता है दैट इज नोन एज वीवर्स बीम। तो पहले हम यान एंड्स लेके उनका एक बीम बनाते हैं। कभी उसी बीम को आगे यूज कर लेते हैं वीविंग के लिए। कभी होता है हमें फैब्रिक की विड्थ ज्यादा चाहिए होती है जो कि उस एक बीम के ऊपर नहीं आ सकती, तो फिर नंबर ऑफ बीम्स से वो लेयर्स ऑफ यान्स को लेके हम इकट्ठा एक और बीम पे कर देते हैं दैट इज नोन एज वीवर्स बीम। फिर उन सारे एंड्स को जो कि वीवर बीम पे होते हैं उन एंड्स को पास किया जाता है जो वीविंग मशीन होती है उसके पार्ट्स में से। जो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं जिन्होंने वीविंग में अपना पार्ट प्ले करना होता है उसमें से हम गुजारते हैं। तो यहाँ पे ये वाली वीविंग मशीन है। इस वीविंग मशीन में से हम यान्स को जो सारे एंड्स हैं उनको पास करते हैं। फिर एक साइड के ऊपर ये कोन्स नजर आ रही हैं आपको ग्रीन और वायलेट कलर की, इनको हम उसमें से पास करते हैं। इनके एंड्स को पास किया जाता है जो वार्प यान्स होते हैं उनके दरमियान में से। वो कैसे होता है फिर ओपनिंग कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। इनको बीच में से पास करके उसके बाद हम जब ये यान यहाँ से पास हुआ हुआ होता है इसको फिर जो पहले से बना हुआ ये वाला आपको नजर आ रहा है फैब्रिक, पहले से बने हुए फैब्रिक के साथ हम जोड़ देते हैं और फिर ये फैब्रिक बनता जाता है। इस फैब्रिक को हम एक और बीम के ऊपर रोल करते जाते हैं एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। थोड़ा सा वीडियो को देख लें। वीविंग इज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। ये एक कंपनी है वो अपनी डिस्क्रिप्शन दे रही। ये एक यहाँ पे बड़ी तेजी से आपको वीविंग प्रोसेस नजर आ रहा होगा जहाँ पे जो वार्प यान्स हैं उनमें से कुछ यान्स ऊपर को जाते हैं बड़े सिंपल पैटर्न के अंदर, हाफ यान्स ऊपर को जाते हैं हाफ यान्स नीचे को जाते हैं और फिर जो वेफ्ट यान है वो उनमें से पास करता है। ये बड़ी तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट में आपको स्लो करके भी ये देखें ये वार्प फाइबर्स इन्होंने लिखा हुआ है वार्प यान्स हैं। फाइबर बेसिकली बहुत छोटा होता है वो स्टेपल फाइबर होते हैं। वार्प यान्स हैं ये। इनमें से हम वेफ्ट यान को इंसर्ट कर देते हैं एक के नीचे से एक के ऊपर से एंड सो ऑन। ये सबसे सिंपल डिजाइन है वीविंग का। एक के नीचे से एक के ऊपर से वार्प यान और सॉरी वेफ्ट यान गुजरा। दूसरी बार जिसके ऊपर से पहले गुजरा था फिर उसके नीचे से एंड अल्टरनेटिवली सबके ऊपर और नीचे से ये वेफ्ट यान पास कर। इससे अगले वाला इससे डिफरेंट में इस तरह से ये पैटर्न के अंदर मूव करता है। ये क्रील का यदि प्रैक्टिकली आपको नजर आ रहा है कि क्रील की शेप किस तरह की होती है जहाँ पे यान इंसर्ट किया जाता है। बहुत सारी यान की कोन्स होती हैं जिनको इकट्ठा करके हम एक क्रील बनाते हैं जिसमें से हर एक में से हम एंड्स लेके उसको एक बीम के ऊपर रोटेट करते हैं ताकि यान्स की एक शीट बन जाए। वार्पिंग इस प्रोसेस को जिसमें यान की कोन्स से हमने एंड्स लेके एक बीम के ऊपर रोटेट करने हैं, वार्प यान्स इकट्ठे करने हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज वार्पिंग। कोन्स ऑफ yarn are loaded into the acryl up to 4520 single thousand are then wound by a warping machine। सॉरी 1000 ही थ्रेड्स, तकरीबन मैक्सिमम इतने, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये उस अपनी कंपनी के लिए उन्होंने बताया। ग्रुप्स ऑफ फाइबर्स नहीं, ग्रुप्स ऑफ yarns आर लोडेड साइड बाय साइड। फिर उनको रोटेट कर दिया जाता है बीम के ऊपर। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो इस तरह का बीम होता है
सारे यार्न्स के एंड्स को इकट्ठा करके आगे से टाई करके वो एक होल के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं, फिर उस बीम को रोटेट करते हैं तो ये वाली पूरी शीट उसके ऊपर रोटेट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था वो वाली वार्पिंग थी, हो सकता है उतनी ही विड्थ का फैब्रिक बनाना तो वो डायरेक्ट यूज कर लें, या ज्यादा विड्थ का बनाना है तो फिर बीमिंग की जाती है कि इसके जितनी भी शीट्स बनी हैं उन सबको एक बड़े बीम के ऊपर इकट्ठा कर दिया जाता है। ये वो बहुत बहुत सारे जो बार बनाए थे उनकी हमने एक बड़ा बीम, उसके बाद इसकी लोडिंग और नोटिंग की जाती है। लोडिंग और नोटिंग का मतलब है कि जो हमारी बार पियान्स हैं उसको लूम के अंदर हमने इंसर्ट करना है, लूम के पार्ट्स में से हमने उसको पास करना है। इसके दो मेथड होते हैं, एक नोटिंग का होता है और एक होता है ड्राइंग इन का। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। जब पहले वाला पैटर्न ही बनाना हो, उसमें फैब्रिक में कोई डिफरेंस हमने क्रिएट और नहीं करना, तो पुराने वाले थ्रेड्स के साथ उसको नोट करके सारे जो पार्ट्स होते हैं लूम के उसमें से पास कर लिया जाता है। और अगर हमने कोई नया डिज़ाइन बनाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से हर पार्ट में से उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पास करते हैं। दैट इज नोन एज ड्राइंग इन। उनको उसमें से ड्रॉ किया जाता है। अब ये वीवर्स बीम है जिसको लूम के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये उनको आगे फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स में से गुजारने के लिए इसकी नोटिंग की जाती है, पुराने वालों को काटा जाता है, नए वालों को सामने लगाया जाता है। फिर इसकी वीविंग स्टार्ट होती है। वीविंग में वही कि आपके दो शेड्स उसको कहते हैं, वैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके उसका बताऊंगा डिफरेंट डायग्राम से, कि आधे यान्स अल्टरनेटिवली ऊपर उठ जाते हैं, आधे यान्स अल्टरनेटिवली नीचे चले जाते हैं, तो एक शेड बन जाता है। जैसे आप दोनों हाथों को लेके पहले मिलाएं, फिर आप उसको ओपन कर लें तो एक शेड सा बन जाता है जिसमें से हमने रफ यान को पास करना है। अब ये वाले जो थ्रेड्स आपको नजर आ रहे हैं ये वेफ्ट यान के हैं जो कि बार पियान के शेड में से पास करें। ये बड़ी तेजी से बार पियान ऊपर नीचे हो रहे थे। लूम की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हमने पहले बेसिक सा देखा कि लूम की या वीविंग मशीन की डिफरेंट टाइप इस पे डिपेंड करती हैं कि आपका वेफ्ट इंसर्ट करने का मैकेनिज्म कौन सा है। तो उसमें एक बड़ा कॉमन जो आजकल यूज होता है दैट इज रैपियर। हमने दो टाइप्स देखी थी, शटल एंड शटललेस। शटल की एक ही आगे टाइप होती है, शटललेस की आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनमें से एक टाइप है रैपियर। रैपियर में यान कैसे इंसर्ट होता है, आई होप कि इसमें वो थोड़ा सा दिखाएंगे। ये देखें, ये लूम के पार्ट्स हैं, ये वायर्स हैं, इनको हील्ड वायर्स कहा जाता है। हीडल्स कहते हैं इसके पूरे फ्रेम को। आधे यान अल्टरनेटिवली हमने जिनमें दिए होते हैं उनको ऊपर उठा लेते हैं, और आधे जिनमें हमने दूसरे अल्टरनेटिव यान दिए होते हैं उनको हम नीचे कर लेते हैं, तो इससे एक शेड बन जाता है। जब ये शेड बनता है तो वेफ्ट यान इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर इसको ऑपोजिटली मूव करते हैं, ऐसे ऑपोजिट मूव होता है, फिर अगला यान इसमें से पास हो जाता है एंड सो ऑन। इस तरह से ये पास होता जाता है और इसकी वीविंग कंप्लीट होती जाती है। ये वाला मैकेनिज्म जो कि वेफ्ट इंसर्शन का आपको नजर आ रहा है दैट इज रैपियर। इसमें देखें, एक हाफ साइड इधर से आ रहा है और दूसरा उधर से उसको कैच कर रहा है। तो इधर से वेफ्ट यान को लेके ये यहाँ तक पहुंचता है और अगले वाला जो इसका पार्ट है वो इसको लेके इसमें से कंप्लीटली आगे मूव कर जाता है। ये वाला रैपियर मैकेनिज्म। तो रैपियर था, एक होती है एयर जेट लूम जिसमें वेफ्ट यान को इंसर्ट किया जाता है थ्रू एयर जेट। एयर प्रेशर से वेफ्ट यान को शेड में से पास किया जाता है। ये वाली लूम होगी एयर जेट। एक होती है जैकार्ड, सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन जिसमें बहुत सारी शेप्स भी बना सकते हैं, वो जैकार्ड होती है। हमने देखा कि पहले बेसिक डिजाइन के अंदर आधे अल्टरनेटिव यान्स को ऊपर लेके जाना है, तो उन सब के जो हील्ड वायर्स होंगी जिसमें आधे यान ऑलरेडी इंसर्टेड हैं वो सारे एक टाइम पे ऊपर उठ जाएंगे और बाकी आधे नीचे चले जाएंगे। लेकिन जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाना होता है तो आधे को ऊपर आधे को नीचे नहीं करना होता,
उसमें क्या होता है कि कभी 5-6 यान इकट्ठे ऊपर होने हैं, 2-3 नीचे होने हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की जाती है कि डिफरेंट नंबर ऑफ यान्स ऊपर होने, डिफरेंट नंबर ऑफ यान्स नीचे होने। तो उसके लिए इंडिविजुअल यान को ऊपर और नीचे करने का मैकेनिज्म बनाया जाता है। उस वाले पैटर्न को जैकार्ड पैटर्न कहा जाता है, और वो वाली लूम जैकार्ड लूम होती है। उस लूम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है क्योंकि हर इंडिविजुअल यान को हम सेपरेटली कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको सेपरेट प्रोग्राम दिया हुआ होता है। तो इसकी स्पीड भी स्लो होती है, लेकिन डिजाइन बड़े कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। एक और है इसके ऊपर वीडियो, ये आपको नजर आ रहा है ना? यस सर। ओके, एक और वीडियो है, इसको देख लें। इस मैंने बेसिक इंस्ट्रक्शन सारी आपको उसमें बताई हैं, इसको जरा देखते जाएं, आपको समझ आता है। थोड़ा यहाँ पे बता दूं, ये देखें, हाथ से एक लकड़ी की शटल जो है वो इसमें से गुजार है। ये इसके यस सर। अंदर हाँ, इसके अंदर ये वाला एक यान का एक पैकेज होता है छोटा सा, जिसको पर्न या क्विल कहा जाता है। उसके ऊपर यान लिपटा हुआ होता है। जब इसको इसमें से पास करते हैं तो वो यान इसके साथ ही इसमें से पास हो जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड वेफ्ट इंसर्शन मैकेनिज्म, जिसको शटल मैकेनिज्म कहा जाता है। और ये बहुत स्लो है, हाथ से इसको इंसर्ट किया जाता है। कुछ मैकेनिकल वेज भी हैं, लेकिन फिर भी ये स्लोअर है और ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है।
यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब आपने डिफरेंट कलर पैटर्न्स लेने हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न लेने हैं, सीधे सीधे से पैटर्न लेने हैं, तो उस वक्त फिर एक से ज्यादा नंबर ऑफ वेफ्ट्स होते हैं जिनको बारी बारी इंसर्ट किया जाता है। कब कितने कौन से वेफ्ट किस कलर के जाने चाहिए, तो उसका प्रोग्राम मशीन को दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस वाले थ्रेड के उतने वेफ्ट वहां से पास कर देते हैं, तो उससे वो डिफरेंट कलर पैटर्न्स आ जाते हैं। इस तरह के ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है जो कि सिंपल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन नहीं है, बल्कि कह लें कि ये एनालॉगस डिज़ाइन है। तो इस तरह के डिज़ाइन सिर्फ जैकार्ड पैटर्न के ऊपर ही बन सकते हैं, उसी मैकेनिज्म से ये कंट्रोल हो सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअली हर वारपियान को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। दिस वाज द मैकेनिज्म, बेसिकली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। कैन यू सी? यस सर। मेरे पास नहीं आ रहा, लेट मी डू इट अगेन। नो सर, स्लाइड नहीं थी शो हुई, लेकिन आपकी स्क्रीन शो हुई। हाँ, स्क्रीन आ रही मेरे पास भी, स्लाइड नहीं आ रही। मैं वही देख रहा हूँ कि उसको शुड कम आ क्यों नहीं रहा। आप भी नहीं आ रही सर। हम्म। जी, अब आपको नजर आ रही है? यस सर। ओके। वीविंग की हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली। वीडियो के अंदर हमने इस चीज को देखा कि ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करते हैं। बार यहाँ के पहले हम एंड्स लेके कोन से एक बार का बीम बनाते हैं, फिर उसके सेक्शंस को इकट्ठा करके एक बड़ा बीम बनाते हैं, दैट इज नोन एज वीवर्स बीम। फिर उस वीवर्स बीम को इंस्टॉल करते हैं लूम के ऊपर, और लूम के डिफरेंट पार्ट्स में से उसको पास किया जाता है। जो यहाँ पे हमने पार्ट देखा था वो थे हीडल्स,
हील्ड फ्रेम्स, एक लंबी सी स्लाग थी जिसके अंदर एक आई टाइप सुराख था। हमने सारे के सारे वारपियाज ईच उस वायर में से, हील्ड वायर में से पास किए। फिर उन हील्ड वायर्स को कंट्रोल किया जाता है डिफरेंट हीडल से। हील्ड फ्रेम्स जो हैं वो उनको हाफ को ऊपर करते हैं और हाफ को नीचे करते हैं, जिससे एक शेड क्रिएट होता है। उस शेड की क्रिएशन से उसमें से वेफ्ट इंसर्शन के लिए स्पेस बनती है। वेफ्ट इंसर्ट करने के बाद फिर वहाँ पे एक रीड होती है जो कि उस वेफ्ट को पिछले बने हुए फैब्रिक के साथ जोड़ देती है, उसके साथ उसको बीट करती है। उस प्रोसेस को स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है बीटअप का। तो रीड के थ्रू उसको बीटअप किया जाता है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट शेड बनता है, वेफ्ट इंसर्ट होता है, और इस तरह से ये बीटअप के बाद यहाँ फैब्रिक बनता जाता है। अब इस वाले मैकेनिज्म में डिफरेंट पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न हम इसी में बना सकते हैं कि हम डिफरेंट कलर के थ्रेड्स वेफ्ट में इंसर्ट करें। और फिर अगर कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने हैं तो हम जेकार्ड पैटर्न लें, जेकार्ड लूम के ऊपर जाएं, जिसमें इंडिविजुअली हर बार को हम कंट्रोल करते हैं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई कब स्टार्ट हुई है। 6000 ईयर्स अगो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद उसमें रेवोल्यूशन किस तरह से आए। 1998 तक का ये डेटा है कि उसमें 2.6 मिलियन शटल वाली लूम्स थी, 3.2 मिलियन उसमें शटल लेस लूम थी। लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन शटल लेस लूम का है। ये आप इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जस्ट हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ। ओके सर। वीविंग फ्लो चार्ट, अभी हमने जो वीडियो के अंदर देखा है उसमें एक दो चीज़ें नहीं बताई गई, मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताता हूँ कि वीविंग का फ्लो चार्ट कैसे होता है। वीविंग में बेसिकली हम दो यार्न यूज़ करते हैं, एक वार्प यार्न होता है और एक वेफ्ट यार्न होता है। वेफ्ट यार्न की यूजुअली प्रेपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम उसके अंदर ऊपर वैक्सिंग कर दी जाती ताकि हेरीनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि जो एब्रेशन का इफेक्ट है वो कम आए। जबकि जो वार्प यार्न होता है उसकी प्रेपरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। वार्प यार्न को हम वाइंड करते हैं कोन्स से उतार के, फिर उसकी वार्पिंग की जाती है, छोटे उसके जो सेक्शन है वो बनाए जाते हैं। फिर उस वार्पिंग के बाद उसकी साइजिंग की जाती है। साइजिंग बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। यूनिवर्सिटी के साथ वाले जो पॉइंट है उसको साइजिंग स्टॉप भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पे साइजिंग की लगी होती थी, कह लें कि कारखाना लगा होता था, इसलिए उसको साइजिंग भी कहा जाता है। साइजिंग बेसिकली होता क्या है, स्टार्च है। जैसे आप कपड़े को माया लगाते हैं कॉटन वाले को, गर्मियों में वो पहनते हैं तो वो थोड़ा सा कह लें कि उसमें ड्रेप अच्छी आ जाती है, थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ हमें अच्छी हुई लगती है। इसी तरह से जब हमने वीव करना है वार्प यार्न को, उससे पहले उसके ऊपर स्टार्च लगाया जाता है। वो कह लें कि उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं, कोई केमिकल भी हो सकते हैं, बट बेसिकली वो इसलिए होते हैं कि यार्न को हमने थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा देनी होती है, उसकी सरफेस को स्मूथ करना होता है, उसकी हेरीनेस को हमने कम करना होता है। जब स्टार्च उसके ऊपर लगाते हैं तो हेरीनेस उसके साथ जुड़ जाती है, थोड़ा सा वो स्मूथ हो जाता है। इससे ये होता है कि वो लूम के पार्ट्स में से जब पास करता है तो उसके ऊपर अब्रेजन कम आती है, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है, जिसकी वजह से ब्रेकेज कम होती है। तो ये साइजिंग की जाती है। साइजिंग करने के बाद उसको ड्राई करके ड्राइंग इन किया जाता है। ड्राइंग इन का मतलब है उसको लूम के डिफरेंट पार्ट्स में से पास किया जाता है, जो डिज़ाइन बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें से उसको पास किया जाता है। और फिर वेफ्ट और वार की प्रेपरेशन के बाद वेफ्ट और वार को मिला दिया जाता है। वो कैसे मिलाया जाता है उसका मैकेनिज्म हमने वीडियो में देखा है। तो इसका बेसिक एक फ्लो चार्ट है जिसमें वार्प की प्रेपरेशन में वाइंडिंग, वार्पिंग, साइजिंग, ड्राइंग इन। वेफ्ट की प्रेपरेशन में यूजुअली उसकी वैक्सिंग की जाती है और नहीं किया जाता, और फिर दोनों की वीविंग कर दी जाती है। सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट फॉर वीविंग। वीविंग प्रेपरेटरी प्रोसेसेस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, वाइंडिंग, वार्प बीम बनाया जाता है, वार्पिंग की जाती है, साइजिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसको ड्राइंग इन या नोटिंग की जाती है। ड्राइंग और नोटिंग में क्या डिफरेंस है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। वीविंग से पहले ये वाले स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? पहले कोन्स से एंड्स लेके हमने उसको एक बीम के ऊपर वाइंड करना है, उसका वार्प बीम बनाना है, उसकी साइजिंग करनी है, और लूम के डिफरेंट पार्ट्स में से उसको पास करना है। इसकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होगी है जिस इसको हम रीड करते जाते हैं। वाइंडिंग इज अ प्रोसेस इन विच यार्न फ्रॉम बॉबिन्स
विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिंग स्पिनिंग। अच्छा, ये मैंने आपको उस वक्त बताया था जब हमने यान मैन्युफैक्चरिंग का पढ़ा था कि रिंग फ्रेम के ऊपर यान की बॉबिन्स होती हैं जिनको पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता था वीविंग में, और वहां पे फिर वाइंडिंग का प्रोसेस किया जाता था। ये वही वाला वाइंडिंग का प्रोसेस है जो कि स्पिनिंग में अब कन्वर्ट हो शिफ्ट हो गया है। अब स्पिनिंग के अंदर ही वाइंडिंग करके आगे वीविंग में दी जाती है। स्टिल इसमें हम पढ़ रहे हैं, ये कभी इसका भी पार्ट होता था। तो सो वाइंडिंग इज अ प्रोसेस इन विच यार्न from bobbins, which is the end product of ring spinning, are converted into suitable form of package. वो पैकेज कौन होता था? This transfer of yarn from one type of package to another package that is more suitable for the subsequent process. Subsequent means जो आगे weaving का process हम करेंगे. Main objectives of winding process are to increase the package size, clear yarn defects. हमने पढ़ा था उसमें से हम yarn के defects को कट करते हैं, फिर दोबारा splice करते हैं, and produce a package suitable for subsequent process. वार्पिंग, वार्पिंग से ही हमने स्टार्ट किया था कि बहुत सारी यान कोन से हम यान के एंड्स लेके एक वार्प बीम के ऊपर बाइंड करते हैं, दैट इज वार्पिंग। इन वार्पिंग प्रोसेस द यान्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सप्लाई पैकेजेस, जो कि कोन्स हैं क्रील के ऊपर लगाई गई हैं, टू द वार्प बीम इनटू द फॉर्म ऑफ अ शीट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वार्पिंग इज टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एंड्स एज पर रिक्वायरमेंट। जितनी हमने फैब्रिक की विड्थ लेनी है उस विड्थ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एंड्स या नंबर ऑफ वार्प यान्स डिसाइड किए जाते हैं। वार्प यान के कोई एक और नाम एंड भी दिया जाता है, नंबर ऑफ एंड्स, नंबर ऑफ वार्प यान्स। तो जितनी हमने विड्थ लेनी होती है वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक कितने नंबर ऑफ हमने एंड्स लेने हैं दैट इज डिसाइडेड, और उसके मुताबिक फिर हम नंबर ऑफ कोन्स लगा के वार्प बीम बनाते हैं। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ वार्पिंग आर हाई स्पीड और डायरेक्ट वार्पिंग। ये वो वाली होती है जिसके अंदर हम सेक्शंस नहीं बनाते, हम डायरेक्ट ही बीम के ऊपर बना देते हैं, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप नहीं करना पड़ता। सेक्शनल और इनडायरेक्ट वार्पिंग, इसमें हम छोटे छोटे से सेक्शन बना के फिर दोबारा से उसको एक और बीम जो कि वीवर बीम कहलाता है उसके ऊपर हम कन्वर्ट करते हैं। एंड बाल वार्पिंग, ये एक और तरह की वार्पिंग होती है, सबके लिए यूज नहीं होती, स्पेसिफिक के पर्पसेस के लिए ये वाली यूज होती है। इसमें बड़े बड़े से रस्सा टाइप बनाए जाते हैं, रोप्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे हमने कहीं पे डाइंग करनी हो यान की पहले, तो वहां पे हम ये बना के करते हैं। In direct warping, the yarns are withdrawn from the single end yarn packages or cones on the creel and directly wound on the beam. The indirect or sectional warping process completes in two steps, that is warping and beaming. पहले warping की जाती है, फिर उससे बड़ा beam बनाया जाता है, that is weaver's beam. Ball warping is the process in which warping is performed in rope form on the wooden ball. तो उसके ऊपर हम wooden ball हम देखते हैं उसकी शेप भी, तो उसके ऊपर हम बना देते हैं एक रस्सा टाइप, लच्छा टाइप सा बना देते हैं, जिसको बाद में हम डाई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट वार्पिंग की शेप कुछ इस तरह की होती है। आप ठहरे मैं इसका पॉइंटर ले लूं, यहाँ पे देखें ये क्रील लगी हुई है, इस क्रील से डायरेक्ट हम ये बीम के ऊपर रोटेट कर देते हैं, तो एक ही बार ये वाला बीम आगे साइजिंग के बाद इंसर्ट कर दिया जाएगा लूम के ऊपर। सेक्शनल वार्पिंग, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से सेक्शन बनाए जाते हैं, फिर उन सेक्शंस को इकट्ठा करके एक बड़ा बीम बनाया जाता है। उसमें डिफरेंट कलर्स भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो इसके पर्पसेस डिफरेंट होते हैं। बाल वार्पिंग कुछ इस तरह की होती है, ये रोप टाइप होती है, इन रोप्स को रोटेट करके फिर आगे हम कोई डाइंग करनी हो या कुछ इस तरह का काम करना तो वो कर सकते हैं। साइजिंग और स्लैशिंग, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि साइजिंग क्या होती है और क्यों की जाती है, कि हमने यान को स्ट्रेंथ देनी है, हेरीनेस कम करनी है, स्मूथनेस इंक्रीज करनी है, उसके लिए हम साइजिंग करते हैं। और करते किस तरह से हैं, पानी के अंदर यूजुअली सोल्यूशन बना दिया जाता है स्टार्च का, और उसमें से यान को पास करके फिर ड्राई कर लिया जाता है, दैट इज साइजिंग। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। द वीविंग प्रोसेस रिक्वायर्स द वार्प yarn to be strong, smooth and elastic or extensible to a certain degree. To achieve these properties on warp yarns, a protective coating of polymeric film forming agent, that is known as size, is applied on the warp yarns prior to weaving. Weaving से पहले ये काम किया जाता है। This process is called slashing और sizing. तो protective coating of polymeric film forming agent, तो एक हल्की सी उसके ऊपर फिल्म सी बना देता है, जिससे उसकी सरफेस स्मूथ हो जाती है, हेरीनेस उसकी कंट्रोल हो जाती है और थोड़ी स्ट्रेंथ उसमें आ जाती है। पर्पसेस क्या है,
to reduce yarn hairiness that would interfere with the weaving process, to protect the yarn from yarn to yarn and yarn to loom abrasion. yarn की आपस में वार्प और वेफ्ट yarn की abrasion हो सकती है, फिर लूम के डिफरेंट पार्ट में से वार्प yarn पास किया हुआ उसके साथ उसकी abrasion हो सकती है, abrasion की वजह से हीट प्रोड्यूस हो सकती है, ब्रेकेजेस हो सकती हैं एंड सो ऑन। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द yarn, स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज करते हैं? ताकि वीविंग प्रोसेस जो कि इतना हार्ड प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा मोशंस इन्वॉल्व हैं उसमें yarn की ब्रेकेज हो सकती है, तो उससे स्ट्रेंथ इंप्रूव करने से वो ब्रेकेजेस कम होती हैं। ये इसका सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है। राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, क्रील है, जो बीम्स हैं उनको उनके ऊपर से वो शीट्स लेके ये वाला एक कह लें कि साइजिंग टैंक है जिसके अंदर साइजिंग का सोल्यूशन है, सोल्यूशन में पानी के अंदर स्टार्च है या कोई और प्रॉपर्टीज हम देना चाहते हैं, कोई एंटी माइक्रोबियल इस तरह की चीज़ें भी उसमें डालना चाहते हैं तो उसके अंदर डाल के वहाँ पे लगा दी जाती हैं। तो इसमें से वो शीट्स या यार्न्स पास होते हुए फिर उनको कुछ रोलर्स के ऊपर से पास किया जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए और फिर उसको दोबारा से बीम के ऊपर रोटेट कर लिया जाता है। ये वाला बीम फिर आगे हम वीविंग के लिए यूज करते हैं, आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा यार्न्स को, वार्प यार्न्स को लूम के डिफरेंट पार्ट्स में से पास करना। मेनली ड्रॉप वायर्स होती हैं, हील्ड वायर्स एंड रीड, ये मेन 3 कंपोनेंट्स हैं जिनमें से हमने पास करना होता है। ड्रॉप वायर्स हम इसलिए यूज करते हैं कि ये वाली यार्न के ऊपर लगी हुई होती हैं और यार्न की वजह से ही ये वहां पे होल्ड होती हैं। जब यार्न कोई ब्रेक कर जाए तो ये वाली वायर गिर जाती है, जो वाला यार्न ब्रेक करेगा वो वाली वायर गिर जाएगी। तो नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है जो कि इसके गिरने से कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो सर्किट कंप्लीट होता है लूम स्टॉप हो जाती है। तो ये बेसिकली स्टॉप मोशन के लिए यूज करते हैं कि कहीं पे कोई एंड ब्रेक हुआ है तो वहां पे फैब्रिक में डिफेक्ट आ जाएगा, तो उस डिफेक्ट को आने से रोकने के लिए हम लूम को स्टॉप करके फिर उसकी रिपेयरिंग कर लेते हैं। तो इसमें से ड्रॉप वायर में से पास किया जाता है। फिर हील्ड वायर्स, ये वाली इनकी आईज हैं, इन आई ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये बेसिकली आप इसको देखें, इसकी आई में से यान को जब पास करेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा यान ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा तो यान नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली जो शेड क्रिएट करते हैं वो यान के इसमें पैसेज की वजह से ही क्रिएट होता है। तो इसमें से यान को पास किया जाता है और फिर रीड में से पास किया जाता है। रीड वो वाला एलिमेंट है जब वेफ्ट यान इंसर्ट हो जाता है तो उसका बीटअप करती है पहले से बने हुए फैब्रिक के साथ, तो उस वेफ्ट यान को उसके साथ जोड़ने के लिए हम रीड का यूज करते हैं। तो यान डेफिनेटली जब उसके लेंथ वाइज उसके अंदर आता है तो रीड ने यान ने उस रीड में से भी पास करना है। तो इन वाले पार्ट्स में से वार्प यान को गुजारा जाता है। आफ्टर साइजिंग द साइज्ड वार्प बीम इज प्रिपेयर्ड टू बी प्लेस्ड ऑन द वीविंग मशीन एंड फॉर दिस पर्पस ड्राइंग इन इज डन। इट्स द entering of yarn from a new warp beam into the weaving elements of a machine, namely drop wires, heedles या heeled wires, heedle पूरे फ्रेम को कहते हैं, heeled wire एक वायर को कहते हैं, and reed when starting up a new fabric style। तो इनमें से पास करके एक नया फैब्रिक स्टाइल हम फिर स्टार्ट कर देते हैं, आगे वीविंग का प्रोसेस हमारा शुरू हो जाएगा। ये एक और उसी की इलस्ट्रेशन है। आप पहले इस वाली फिगर को देखें, ये वाला हमारे पास वार्प बीम है जिसके ऊपर बहुत सारे एंड्स हैं, उनमें से एक एंड दिखाया गया ड्रॉप वायर में से गुजारा, फिर हमने हीटल्स में से गुजारा, फिर हमने रीड में से गुजारा। इसके दूसरी साइड के ऊपर फैब्रिक होगा यहाँ पे जो कि इसके रीड के बीटअप की वजह से बनता जाएगा। पास किस तरह से करते हैं, ये हमारे पास ड्राइंग हुक होती है, ड्राइंग हुक के अंदर इधर से यार्न को या थ्रेड को इंसर्ट करके हम इनमें से एलिमेंट्स में से गुजार देते हैं। दो तरह के काम हम करते हैं, या हम ड्राइंग इन करते हैं या हम नॉटिंग करते हैं। ड्राइंग इन और नॉटिंग में डिफरेंस ये है कि ड्राइंग इन में हम हर एक एलिमेंट में से नए सिरे से यार्न को पास करते हैं, जबकि नॉटिंग के अंदर हमारे पास पहले से एक पैटर्न है, वो बन रहा है लूम के ऊपर, तो उन्हीं के साथ थ्रेड्स के साथ उसको नॉट करके फिर उसमें से खींच लिया जाता है, तो नए वाले यार्न ऑलरेडी उस फ्रेम में से गुजर जाते हैं, जो लूम के एलिमेंट्स हैं उनमें से वो पास कर जाते हैं। तो ये हम करते हैं क्यों, जब हमने स्टाइल को चेंज करना है तो डेफिनेटली हमें नए स्टाइल के मुताबिक ही उसको
गुजारना पड़ेगा कि किस तरह से हमने शेड बनाना है, उसके मुताबिक हम नए यार्न्स को उनमें से पास करेंगे। जबकि नोटिंग उसलिए की जाती है ताकि पुराने वाले पैटर्न ही बन रहे हैं और टाइम हमारा कम लगे और मैथ प्रोडक्शन हो सके। तो जो नोटिंग है वो इसलिए की जाती है ताकि पुराने वाले पैटर्न के ऊपर ही फैब्रिक दोबारा से बन सके। वीविंग प्रिंसिपल, वीविंग में हमने देखा है बेसिकली दो यार्न्स होते हैं, वार्प एंड वेफ्ट यार्न। वार्प क्या होता है? द लेंथ वाइज यार्न विच रन फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट ऑफ द लूम, तो पूरी फैब्रिक की लेंथ के साथ साथ जो मूव करता है, विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फैब्रिक एंड आर कॉल्ड द वार्प। तो बेसिक स्ट्रक्चर उसकी वार्प से बनती है, वेफ्ट उसके साथ इंटरलेस करता है। वार्प यार्न्स आर यार्न्स दैट आर पैरेलल टू द सेल्वेज विच रन थ्रू द लेंथ ऑफ द फैब्रिक। सेल्वेज एक वर्ड यूज हुआ है, जब आप एक फैब्रिक लेते हो जाके दुकान से अनस्टिच लेते हो, तो उसकी साइड जो होती है वो बाकी फैब्रिक से थोड़ी डिफरेंट होती है, वो थोड़ी ज़्यादा कंडेंस होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। वो इसलिए बनाई जाती है ताकि दूसरे वाले यार्न के एंड्स उसमें से ना निकल सके, उसको सेल्वेज कहा जाता है, किनारा कहा जाता है। तो जो वार्प यार्न्स होते हैं वो सेल्वेज के पैरेलल होते हैं। वेफ्ट और फिलिंग यार्न, क्रॉसवाइज यार्न्स दैट रन अक्रॉस द लूम are called the weft or filling yarns. Weft yarns are yarns that are perpendicular to the selvage which runs through the width of the fabric. तो ये उसके width के अकॉर्डिंग होते हैं और ये जो selvage है उसके perpendicular होते हैं। ये एक और इलस्ट्रेशन है जिसमें yarns को लूम के डिफरेंट पार्ट्स में से पास किया गया है। You can see the weaver's beam, इसके ऊपर से एक एंड दिखाया गया है जो कि एक रेस्ट या रोलर के ऊपर से मूव करते हुए, फिर यहाँ पे ड्रॉप वायर्स हैं जो कि हम स्टॉप मोशन के लिए यूज करते हैं। अब इनको हील्ड फ्रेम्स या हीडल्स में से गुजारा जाता है। अब ये एक एंड है जो कि एक हील्ड वायर में से पास किया है, ये दूसरा एंड है जो कि दूसरे हील्ड वायर में से पास किया है। ये नीचे इनके मूवमेंट का मैकेनिज्म है। कैम्स लगाई जाती हैं, ये जस्ट शो करने के लिए, कैम्स डिफरेंट तरह की होती हैं, ये जस्ट शो करने के लिए किस तरह से इसको ऊपर नीचे मूव किया जाता है। फिर ये वाले यार्न एंड रीड में से पास करते हैं। अब रीड के बिल्कुल साथ जो जगह बनती है वहां से हम शटल पास करते हैं या रेपियर करते हैं या एयर जेट की वजह से वेफ्ट यार्न को इंसर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इससे पीछे पीछे ये वाले सारा फैब्रिक बना हुआ, जहाँ पे फैब्रिक स्टार्ट होता है उस वाले पॉइंट को फेल कहा जाता है, दैट इज नोन एज फेल ऑफ फैब्रिक। अब फिर उस वाले जो फैब्रिक बनता है उसको टेकअप रोलर के ऊपर हम रोल कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैकेनिज्म, ये पहले ऊपर है तो ये वाली हील्ड वायर या इसके साथ वाली जितनी भी हील्ड वायर्स होंगी वो ऊपर होंगी, तो वो वाले सारे यार्न्स ऊपर को होंगे। ये वाला नीचे को है, ये वाले कैम की साइड, इसने जितनी भी हील्ड वायर्स ली हैं वो नीचे को, तो ये वाले सारे यार्न्स नीचे हैं, ये वाले सारे यार्न्स ऊपर हैं। तो यहाँ पे एक शेड क्रिएट हुआ है, इसमें से हमने वेफ्ट को इंसर्ट कर दिया। वेफ्ट को इंसर्ट करने के बाद ये रीड है, ये इस तरफ को मूव करेगी बड़ी तेजी के साथ और एक सर्टेन प्रेशर के साथ इस वाले वेफ्ट यार्न को मिला देगी फेल ऑफ फैब्रिक के साथ। फिर ये ऑपोजिट मूव करेंगे, ये नीचे को आ जाएगा, ये ऊपर को चला जाएगा, फिर एक नया शेड बन जाएगा, फिर दोबारा से उसमें से नया वाला वेफ्ट यार्न इंसर्ट किया जाएगा, रीड अपनी मूवमेंट करेगी और वो फेलो फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगा। इट विल कीप मूविंग, ये मैकेनिज्म रिपीट होता जाएगा और फैब्रिक बनता जाएगा। इधर से यार्न उतरता जाएगा और इधर फैब्रिक रोल होता जाएगा। कुछ इसी में कुछ बेसिक मोशंस होती हैं जिसमें कह लें कि हील्ड वायर का ऊपर नीचे मूव करना, रीड का मूव करना, जो कि इसकी वीविंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके बगैर वीविंग नहीं हो सकती। कि ये शेड क्रिएट करना है, हील्ड वायर्स ने ऊपर नीचे मूव करके, रीड ने वेफ्ट को फेलो फैब्रिक के साथ लगाना, तो ये बेसिक मोशंस होती है जिनको प्राइमरी मोशंस कहा जाता है। फिर सेकेंडरी मोशंस होती हैं, यहाँ से अगर ये वाला वीवर्स बीम रोटेट ना करे तो यार्न्स आगे को मूव नहीं करेंगे और ब्रेक हो जाएंगे। ज़रूरी है, बेसिक वीविंग प्रोसेस में यूज़ नहीं हो रही है मोशन, लेकिन ये मूव करना ज़रूरी है। इस वाले को कहा जाता है लेट ऑफ, ये वाली लेट ऑफ मोशन है। और यहाँ पे अगर फैब्रिक बन जाए और ये वाला टेकअप रोलर मूव ना करे
और फैब्रिक को अपने ऊपर रोटेट ना करे तो यहाँ पे फैब्रिक वैसे ही गिरता जाएगा। तो ये वाली भी एक सेकेंडरी मोशन की एग्जांपल है जो कि ज़रूरी है फैब्रिक को अपने ऊपर रोटेट करने के लिए। इसी तरह से ये ड्रॉप वायर्स हैं, ये जब एक एंड ब्रेक होता है तो ये गिरती हैं। तो इस वाली मोशन को स्टॉप मोशन कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये वाली वायर गिरेगी इससे एक सर्किट कंप्लीट होगा, वो सर्किट फिर उसको जो वीविंग लूम है उसके मैकेनिज्म को रोक देगा ताकि इसकी रिपेयरिंग हो सके। ये उसकी एक और इलस्ट्रेशन है जिसमें आप देख सकते हो कि ये वाला वीवर्स बीम है, ये वाले यार्न्स हैं, यहाँ पे शेड क्रिएट हुआ है, ये हील्ड फ्रेम्स हैं। ये दो बेसिक डिज़ाइन के लिए ये वाले दो हील्ड फ्रेम दिखाए गए हैं। एक हील्ड फ्रेम को अगर देखें तो इसके अंदर ये बहुत सारी हील्ड वायर्स लगी हुई हैं जिनमें से एंड्स पास होते हैं। इसी तरह से इसमें से होते हैं, एक हील्ड फ्रेम ऊपर चला जाता है, दूसरा नीचे को चला जाता है, तो ये वाला इसके अंदर एक शेड क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर से फिर हम वेफ्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ वीविंग, वही मोशंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वही ये वाली यहाँ पे लिखी हुई हैं। The conversion of warp sheet into fabric by interlacing with weft yarn requires the basic operations to be carried out on loom in a specific order. It involves primary, secondary and stop motions. अब ये कौन कौन सी होती हैं हमने पहले भी डिस्कस की हैं, इसको डिटेल से कर लेते हैं। शेडिंग, पिकिंग एंड बीट अप। शेडिंग, the separation of warp sheet into two layers or to form a tunnel is known as shed। मतलब उसकी हमने दो लेयर्स बना दी जिसमें से वेफ्ट ने इंसर्ट होना है, तो उस वाली मोशन को शेडिंग कहा जाता है। पिकिंग या फिलिंग, जिसमें से हम वेफ्ट यार्न को उसमें से शेड में से इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन ऑफ वेफ्ट यार्न अक्रॉस अ वार्प शीट विड्थ थ्रू द शेड। बीटअप, रीड के थ्रू हम वेफ्ट यार्न की बीटअप करते हैं फेलो फैब्रिक के साथ। पुशिंग द न्यूली इंसर्टेड लेंथ ऑफ वेफ्ट टू द फेलो क्लॉथ जो पहले से बन चुका है। ये प्राइमरी मोशंस हैं। सेकेंडरी मोशंस दो तरह की मैंने आपको जैसे पहले से बताया, लेट ऑफ एंड टेकअप। लेट ऑफ, वीवर्स बीम के ऊपर से एंड्स की मूवमेंट, वो रोलर मूव कर रहा होता है एक सर्टेन स्पीड के साथ जो कि फैब्रिक बनने की स्पीड होती है। दिस मोशन प्रोवाइड्स वार्प शीट टू द वीविंग एरिया एट द रिक्वायर्ड रेट और स्पीड एंड अंडर कांस्टेंट टेंशन बाय अनवाइंडिंग इट फ्रॉम वीवर्स बीम। एक कांस्टेंट टेंशन भी रिक्वायर्ड होती है ताकि यार्न्स लूज ना हो, एक स्ट्रेच के साथ रहें ताकि वो प्रॉपर उसका मैकेनिज्म हो सके। अगर लूज होंगे तो वो प्रॉपरली उसकी वीविंग नहीं हो सकेगी। टेकअप, दिस मोशन ड्रॉज फैब्रिक फ्रॉम द वीविंग एरिया एट अ यूनिफॉर्म रेट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड पिक स्पेसिंग एंड वाइंड इट ऑन द रोलर। तो उसको टेकअप करना जरूरी है ताकि जहां से पिकिंग होनी है, जहां से वेफ्ट इंसर्ट होना है, उसके लिए स्पेस बनती रहे, तो पहले बना हुआ फैब्रिक आगे मूव करता जाए। स्टॉप मोशंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें स्टॉप मोशंस क्यों रिक्वायर्ड होती हैं कि जहाँ पे कोई ब्रेकेजेस आ जाती हैं, वो वार्प यार्न की ब्रेकेज हो या वेफ्ट यार्न की ब्रेकेज हो, तो वहाँ पे मशीन को स्टॉप करना ज़रूरी है ताकि उसकी रिपेयरिंग हो सके। तो उसके लिए हम स्टॉप मोशन यूज़ करते हैं। उसकी एक मिसाल मैंने आपको ड्रॉप वायर की बताई थी। वीविंग मैकेनिज्म्स और टाइप ऑफ पिकिंग। स्टार्ट में हमने देखा था कि वीविंग मशीन की डिफरेंट टाइप्स हैं। वो किस बेस पे डिफाइन की जाती हैं कि उसका वेफ्ट इंसर्शन मैकेनिज्म कौन सा है। बेसिकली दो मैकेनिज्म है, शटल एंड शटललेस। शटल हमने उसमें देखा था वीडियो में कि शटल किस तरह की होती है। उसके अंदर एक यान का पैकेज होता है जो कि वेफ्ट यान को शेड में से पास करता है। शटललेस, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें से कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, प्रोजेक्टाइल, रैपियर, एयर जेट, वाटर जेट। इनमें से इन सब की स्पीड जो शटललेस है, इन सब की स्पीड शटल से बहुत ज़्यादा होती है और एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो चार टाइप की यहाँ पे लिखी हुई इनके डिफरेंट पर्पसेस हैं। कुछ फास्ट हैं ज़्यादा, कुछ कह लें कि ज़्यादा विड्थ बना सकते हैं, किसी के अंदर कह लें कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है एंड सो ऑन। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए ये यूज़ होती हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ये उनकी शेप्स दिखाई गई हैं। सबसे ऊपर वाली शटल है, इसको आप देख सकते हो, ये वाली शटल है, इसके अंदर यान का पैकेज है जिसको हम शेड में से पास करते हैं ताकि यान उसके साथ पास हो जाए। ये प्रोजेक्टाइल है, बड़ा छोटा सा होता है, एक स्टील का बना हुआ, उसके वो अपनी यान को अपने साथ लेके उसमें से फिलिंग कर देता है। रैपियर दो तरह के होते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल।
रिजिड में एक ही साइड की तरफ ये मूव करता है, फ्लेक्सिबल के अंदर दो तरफ से आते हैं, जो कि आपने वीडियो में भी देखा था कि एक यान लेके आ रहा है हाफ वेट तक, दूसरा हाफ तक आता है, वहां से यान लेके पीछे को चला जाता है और पहले वाला अपनी साइड पे चला जाता है। एयर जेट, एयर का प्रेशर होता है जिसके साथ यान को मूव किया जाता है। वाटर जेट, वाटर की बहुत बारीक सी जेट बनाई जाती है जिसके साथ यान को मूव किया जाता है शेड में से। तो ये कुछ वेफ्ट इंसर्शन मैकेनिज्म्स हैं जो कि आमतौर पे यूज होते हैं। कुछ पिक्चर्स हैं जस्ट आपको शो करने के लिए। हैंडलूम इस तरह की होती है जिसमें से हील्ड फ्रेम्स को आप देख लें, ये पाँव के साथ इसकी एक मूवमेंट है। हील्ड फ्रेम को ये पाँव के साथ ऊपर नीचे मूव करते हैं, फिर रीड इनके हाथ में होती है, हाथ से ये रीड को पीछे को मूव करते हैं और हाथ से ही यहाँ से इसमें से शटल को पास करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पाँव से मूवमेंट होगी, हील्ड फ्रेम ऊपर नीचे होंगे, शेड बनेगा, शटल से इसमें से यान को पास करेंगे, यान को पास करने के बाद फिर उसकी बीटअप हाथ से ही इसकी कर दी जाएगी। ये शेप है कुछ पावर लूम की, जो कि आपको आमतौर पे जिनको खड्डियां कहा जाता है, हमारे अक्सर फैसलाबाद के अंदर ये लगी हुई होती हैं। ये कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है। पावर लूम इसलिए कहा जाता है कि पहले हैंडलूम थी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था फैब्रिक बनने में, फिर उसकी कुछ मैकेनिकल डिज़ाइन बन गए, मोटर के थ्रू उसको ड्राइव मिलने लगी तो उसको पावर लूम कहने लगे। प्रोजेक्टाइल लूम कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है, इसलिए इसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है कि एक प्रोजेक्टाइल यूज़ किया जाता है यान को इसमें से पास करने के लिए। रैपियर की शेप कुछ इस तरह की होती है। एयर जेट दैट सीम्स लाइक दिस वन, इसमें यहाँ पे ये एयर जेट के थ्रू वेक्टर को मूव करने के लिए इसके कह लें कि वो लगे हुए हैं। एयर जेट का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है, ये नोजल्स होती हैं जहाँ से एयर जेट क्रिएट किए जाते हैं और वेफ्ट यान को यहाँ से इंसर्ट किया जाता है। वाटर जेट लूम कुछ इस तरह की होती हैं, इसी तरह से वाटर जेट क्रिएट करके उसके साथ वेफ्ट यान को इंसर्ट किया जाता है। शटल पिकिंग, शटल की जो प्रैक्टिकल शेप है वो कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक शटल है, उसके अंदर यान का पैकेज है, वो यान का पैकेज यान को लेके शेड में से पास करता है और फिर उसकी फैब्रिक की कंप्लीशन होती है। इन शटल वीविंग, a shuttle that traverses back and forth across a loom pit inserts the filling or weft yarn. Shuttles can be made of wood or plastic. Filling yarn is wound on the quill और पर्न भी उसको कहा जाता है, and the quill is placed in the shuttle. As the shuttle moves across the loom, the filling yarn is unwound from the पर्न and lay in the shed. A striking bar at both ends cause the shuttle to move across the shed. जो मैकेनिकल या पावर लूम्स हैं उसमें अगर ये शटल यूज होती है तो साइड पे एक बार सी होती है जो कि इसको स्ट्राइक करती है, जैसे स्ट्राइक करती है तो ये शटल उसमें से मूव करती है। प्रोजेक्टाइल की शेप कुछ इस तरह की होती है, ये फ्रंट पार्ट है जिसने मूव करना है और ये बैक पार्ट है जहाँ पे यान ग्रिप होता है। यान इसके अंदर इंसर्ट हो गए, फिर ये आगे क्लोज होता है तो यान यहाँ पे ग्रिप हो जाता है। प्रोजेक्टाइल पिकिंग ये 1952 में इंट्रोड्यूस हुई थी। द पिकिंग एक्शन इज accomplished by a small bullet like gripper, जो आपने पिछली शेप में देखा है, which grips the weft yarn and carries it through the shed in a rack shaped guide. उसके अंदर एक रैक शेप्ड गाइड भी लगी होती है जिसके थ्रू वो प्रोजेक्टाइल मूव करता है। The projectile is then conveyed to its original position by a transport device installed under the shed. फिर दोबारा से एक डिवाइस लगी होती है जिसके थ्रू वो वापस चला जाता है। मेन इसमें जो याद करने वाली या जहन में रखने वाली चीज़ है कि प्रोजेक्टाइल है, उसकी शेप किस तरह की होती है, बुलेट लाइक, उतना की उसका साइज होता है और यान को ग्रिप करके उसमें से पास करता है। दिस इज अ मोर पॉजिटिव वे ऑफ इंसर्टिंग द वेफ्ट यान विदाउट रिस्टोरिंग टू अ हैवी शटल, यानी शटल जो होती है वो हैवी होती है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्टाइल। जैसे एक बुलेट साइज है और शटल कोई काफ़ी बड़ा साइज होता है, कह लें कि एक हैंड के बराबर या उससे भी थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसको फिर मूव करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बिकॉज ऑफ मैस ग्रिपर, because the mass of gripper is low, the forces needed to accelerate it are less and the picking mechanism can be lighter, तो इससे उसकी स्पीड भी हायर होगी। In addition, the running speed of the looms can be increased significantly compared with conventional shuttle loom.
Small bullet-like gripper is passed from one side to the other inside the shed. तो अगर कंपैरिजन करें शटल लूम के साथ, तो जो प्रोजेक्टाइल है उसका मैस कम होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और उसको मूव करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। रैपियर लूम यूजेस अ रैपियर। हमने रैपियर की शेप देखी है, वीडियो में भी हमने देखा था कि रैपियर किस तरह का होता है। वन साइडेड भी हो सकता है रिजिड, टू साइडेड भी हो सकता है फ्लेक्सिबल। फॉर अ सिंगल एंड फॉर अ डबल, ये सिंगल और डबल दो तरह के जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि एक रैपियर डायरेक्ट आगे तक ले जाए या दो रैपियर लगे हों, डबल हो, वो एक लेके जाए और दूसरा दरमियान में से उसको पकड़ ले। For a single rapier, a long rapier device is required to extend across the full width of bar. For a double rapier loom, two rapiers enter the shed from opposite sides of the loom and transfer the weft from one rapier head to the other near the center of the loom. The advantage of two rapier system is only 50% of the rapier movement is utilized in the weft insertion of single rapier loom. तो इससे ये होता है कि हम बहुत ज्यादा width of fabric भी बना सकते हैं। एयर जेट पिकिंग, एयर जेट के थ्रू हम यान को मूव करते हैं, वेफ्ट यान को। द एयर जेट वीविंग मशीन्स आर द वीविंग मशीन्स विद हाईएस्ट वेफ्ट इंसर्शन परफॉर्मेंस। मींस इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। एंड आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोडक्टिव इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लाइट टू मीडियम वेट फैब्रिक। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेट वाले फैब्रिक में यूज़ नहीं हो सकती, जहाँ पे यान का काउंट या यान की फाइननेस इतनी ना हो, ज़्यादा कोर्सर यान यूज़ किया गया हो, वहाँ पे ये वाली इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एयर जेट है, लाइटर यान को लेके ये मूव कर सकती है। प्रेफरेबली मेड ऑफ कॉटन एंड सर्टन मैनमेड फाइबर, तो कॉटन या कुछ मैनमेड फाइबर है जिनके लिए ये यूज़ होती है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। टेक्निकली पॉजिटिव रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट प्रेजेंट आल्सो विद हैवी वेट फैब्रिक, एक्सपेरिमेंट किए गए, एंड दैट सम मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस आल्सो मशीन मॉडल्स फॉर टेरी प्रोडक्शन। टेरी प्रोडक्शन होती है यूजुअली कोर्सर यान से बनाई जाती है। टेरी जैसे आप टॉवल देखते हो ना, तो उसके ऊपर कुछ कह लें कि लूप्स से बने हुए होते हैं, ऐसे फैब्रिक को टेरी टॉवल कहा जाता है। तो इसमें यूजुअली कोर्सर यान यूज़ किए जाते हैं। तो अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि एयर जेट कोर्सर के ऊपर भी वर्क कर सकती है, लेकिन शायद प्रोडक्शन के अंदर इतने नहीं है। द वीविंग विड्थ रेंजेस जनरली फ्रॉम 190 टू 400 सेंटीमीटर, ये कि इतनी विड्थ का फैब्रिक बन सकता है इसके ऊपर, ये फिर भी रैपियर से कम है। मल्टीपल एयर नोजल्स आर यूज्ड टू इंसर्ट द वेफ्ट यार्न इनटू द शेड। वेरी सिंपल, एयर नोजल्स यूज की जाती हैं, एयर प्रेशर के थ्रू उनमें से एयर को पास किया जाता है और वो एयर प्रेशर जो है अपने साथ वेफ्ट यार्न को लेके मूव करता है। With the air jet looms, the initial propulsion forces is provided by a main nozzle, और फिर उसके बाद जो दूसरी नोजल्स हैं वो उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करती हैं। The fabric width of air jet loom is normally narrower than rapier और projectile loom। तो प्रोजेक्टाइल और रैपियर जो है वो चूंकि मैकेनिकल पार्ट्स हैं, वो ज़्यादा विड्थ तक मूव कर सकते हैं, इसलिए उससे प्रोड्यूस किए गए फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा होती है। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं? शीट्स, शर्टिंग फैब्रिक, लाइनिंग्स एंड साटिन इन स्टेपल यार्न ऑफ मैनमेड फाइबर्स। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एयर जेट पिकिंग के थ्रू बनाई जा रही हैं। साटिन क्या है? ये एक तरह का फैब्रिक है, वो हम देखेंगे जब हम वीव की टाइप पढ़ेंगे। कुछ इस तरह की शेप होती है, कह लेंगे इतनी वो क्लियर शेप नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी यहाँ पे ये कोन्स लगी हुई हैं जो कि वेफ्ट के लिए लगाई गई हैं। यहाँ पे नोजल्स हैं, ये पूरी लूम है लगी हुई। नोजल के जरिए से एयर प्रेशर क्रिएट करके वेफ्ट यानी उसके साथ इधर को मूव किया जाता है। जेट लूम्स आर फास्टर देन प्रोजेक्टाइल। एयर है इसलिए फास्टर मूव कर सकती है क्योंकि इसका वेट बहुत कम होता है, प्रोजेक्टाइल या रैपियर दोनों के कंपैरेटिव। पिक्स पर मिनट, स्पीड इसकी जो होती है वो पिक्स पर मिनट से ही कंट्रोल ऑब्जर्व की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है कि किसके पिक्स पर मिनट कितने हैं। तो एयर जेट के 1 मिनट में कितने पिक्स होंगे, दैट इज मोर देन रैपियर और प्रोजेक्टाइल। हाउएवर दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ great a variety of fabrics, हैवी या बल्कि यान उससे मूव नहीं कर सकते, नॉर कैन दे प्रोड्यूस अ वाइड अ फैब्रिक। यानी जो प्रोजेक्टाइल और रैपियर विड्थ प्रोड्यूस कर सकते हैं वो ये
प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट स्पीड इज हायर। जेट लूम्स आल्सो डू लेस डैमेज टू द वार्प सिंस देयर इज नो अब्रेशन। अब रैपियर और उसको प्रोजेक्टाइल को देख लें तो उनकी अब्रेजन होती है, ये सिर्फ एयर जेट है तो इसकी वजह से कोई अब्रेजन नहीं होती, अब्रेजन ना होने की वजह से इसमें डैमेज कम होता है। It has, however, to be considered that the air-jet weaving machines require a high energy consumption. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर चाहिए उसके लिए, तो कंप्रेसर्स हमें चाहिए। कंप्रेसर्स आप देख लें, हमारे अगर घरों के अंदर चीज़ों को देखें तो एयर कंडीशनर हैं, फ्रिज हैं, तो इनके अंदर कंप्रेसर यूज़ होते हैं। तो जहाँ जिनके अंदर कंप्रेसर यूज़ होते हैं उनके वाट्स ज़्यादा हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो अगर एयर जेट प्रोड्यूस करने हैं तो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। जितने भी वीविंग मैकेनिज्म हैं उनमें से जो ये वाला मैकेनिज्म फास्टर है, लेकिन इसमें एनर्जी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। वाटर जेट, वाटर जेट में सिंपली वाटर जेट क्रिएट किया जाता है और उससे यान को मूव किया जाता है। With water jet looms, there is only a main nozzle to provide the propulsion of the weft yarn. The loom is very efficient with only a small amount of water required and is the fastest type of shuttle-less looms. अच्छा, ये एयर जेट से भी ज़्यादा फास्टर जो होती है वो वाटर जेट लूम है। Water jet looms are capable of producing 700 picks per minute for 75-inch fabrics compared to about 180 picks per minute for shuttle looms with 44-inch fabric। तो शटल लूम से तो ये दोनों एरियाज में बेटर है कि विड्थ भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, उसके पिक्स पर मिनट भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि चूंकि वाटर यूज़ होता है तो उससे फैब्रिक जो है वो वेट हो जाता है, तो उसको बाद में ड्राई करना होता है। सिंस वेट फैब्रिक कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ रोल, उससे एक फैब्रिक खराब हो जाएगा। वाटर जेट लूम्स आर इक्विप्ड with efficient drying units. The units use vacuum suction and heat to remove the water from the fabric. Water jet looms are best suited for weaving filament yarns made of hydrophobic fibers. तो इनको कहाँ पे यूज किया जाता है, चॉइस कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे हाइड्रोफोबिक फैब्रिक बने हुए हो, जिनकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी बहुत कम हो। जो वाटर एब्जॉर्बमेंट होते हैं जैसे कॉटन है, उसके लिए ये वाली वेफ्ट इंसर्शन मैकेनिज्म जो है वो सूटेबल नहीं है। तो इसको नाइलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह के लिए ही यूज किया जाता है, या पॉलिएस्टर कॉटन का ब्लेंड जिसमें कॉटन कम हो पॉलिएस्टर ज्यादा हो, उसके लिए यूज किया जाता है। yarns मेड ऑफ फाइबर्स दैट लूज स्ट्रेंथ व्हेन वेट शुड नॉट बी यूज्ड। ऐसे होता है कि कुछ फाइबर ऐसे हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है उसके लिए भी ये मैकेनिज्म सूटेबल नहीं। ये कुछ उसकी शेप दिखाई गई। ये वाटर का टैंक है, फिर आगे उसके नोजल यहाँ पे लगी हुई है, ये उसके जेट को प्रोड्यूस करने के लिए पंप्स लगे हुए हैं, जेट प्रोड्यूस होता है। इधर यान कौन लगी हुई है, तो ये वेफ्ट का एंड वेफ्ट जो है उसकी फिलिंग यहाँ पे इस शेड में हो जाती है। दिस वॉज ऑल ऑफ आवर लेक्चर। आज मैंने आपको एक एक स्लाइड पे रोका नहीं है कि आप कुछ पूछ लें, तो आई होप कि आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। बारी बारी यू कैन आस्क, नंबर ऑफ स्लाइड बता के हम वहाँ पे जाते हैं और जो आपके जहन में क्वेश्चन है वो हम पूछ लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था एक कि जैसे आपने बताया कि बीम जो होता है उस पे साइजिंग के दौरान उसमें स्टार्च जो है वो लगती है, ठीक है। तो जो लेकिन जो शटल में हमारे पास होती है जो हम थ्रेड वगैरह यूज करते हैं उसमें पर्न जो होती है उस पे स्टार्च नहीं होती। तो उस पे अगर स्टार्च हो भी जाए तो वो जब उसको बैंडर के दौरान भरा जाता है उसको पर्न को, तो वो तो उसमें से उतर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सेम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फिर बीम पे जब आगे वो आता है थ्रेड जब आता है तो उसमें से भी स्टार्च फिर उतरती होगी। ऐसा कह लें कि जैसे ही हम ये स्टार्च लगाने का मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं उसके फौरन बाद इसको हम लूम के पार्ट्स में से पास कर देते हैं। तो जो स्टार्च उसकी सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हुई हुई होती है वो वहां से नहीं निकलती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको ड्राई कर लिया जाता है।
तो ड्राई जी होने जी की वजह से उसमें से उतरने के चांसेस इतने नहीं होते अनटिल और अनलेस हम उसको दोबारा से वाटर के अंदर डिप करें। तो फैब्रिक जब हम परचेज करते हैं तो यूजुअली वो इस तरह का होता है कि वो थोड़ा सा सख्त होता है, फिर क्या कहा जाता है कि इसको पानी के अंदर थोड़ा सा भिगो के रख लें ताकि वो श्रिंक हो जाए। तो इसी वजह से होता है कि उसके ऊपर से स्टार्च भी हमने उतारना होता है, उसकी श्रिंकेज भी हमने लेनी होती है। तो जी जो लूम के पार्ट्स हैं उसमें से अगर यान स्टार्च के बाद ड्राई होने के बाद हम पास करते हैं तो उसके उतरने की जो है वो परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं होती। जी। और जो दूसरा लेकिन वेट सर यान है उसके ऊपर तो हम लगाते ही नहीं है, वो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मोशंस में से उसमें से पास नहीं करना होता। वो सिर्फ एक ही उसकी मोशन है जो कि उसने शेड में से पास हो जाना। जी, तो सर फिर जो कपड़ा बनता है वो किस मतलब उसकी क्वालिटी किसकी अच्छी होती है, ये पावर लूम्स की या एयर जेट वाली, या फिर जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन लूम्स होती हैं उनका उन पे? ये तो डिपेंड करता है। आप देखें जेकार्ड मशीन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हम उसके ऊपर बना सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिज़ाइन भी उसका उसमें आ जाता है कि डिज़ाइन आप किस तरह का बना सकते हो, वो बनता है कि नहीं बनता। फिर उसके अंदर यान्स किस तरह के यूज़ किए गए हैं, उसकी डेंसिटी कितनी आपने रखी है, एंड्स पर इंच कितने हैं, पिक्स पर इंच कितने हैं, इन सब के ऊपर फैब्रिक की क्वालिटी डिपेंड कर रही होती है। तो मेरा ख्याल है जो शटरलेस लूम्स हैं इनके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि डिफरेंट क्वालिटी के फैब्रिक बना सकें। तो जो शटल लूम्स होती हैं वो कुछ बेसिक क्वालिटी के फैब्रिक ही बना सकती हैं। शटललेस जिसमें प्रोजेक्टाइल मेनली है या रेपियर हैं, इनके ऊपर हम बहुत सारी क्वालिटीज़ के फैब्रिक्स बना सकते हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, किसी और के पास कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैंने एक बुक, बेसिक सी बुक है जो कि इंट्रोडक्शन है सारे, जो मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए एक बुक है जिसमें टेक्सटाइल के जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उनका इंट्रोडक्शन बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है। तो वो मैं सीआर को सेंड कर दूंगा, वो आप लोगों को दे देंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आपको ऑलमोस्ट उसके ऊपर ये वाले कंटेंट्स मिल जाएंगे। कुछ नहीं भी मिलते तो फिर आप कुछ वीडियोस देख के, कुछ इंटरनेट के ऊपर सर्च करके वो उसको आप पढ़ सकते हो, उसकी डिटेल आप देख सकते हो, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी आपको उसके ऊपर मिल जाएंगी। ओके सर। ठीक है, आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी कन्वर्सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, संडे का आपका है सीआर का प्रपोजल है, मैं देखता हूँ मुझे टाइम मिलता है तो संडे को जो हमारा मेकअप क्लास है वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको कल बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। सी यू ऑन संडे और नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। लास्ट सर। अल्लाह हाफिज। After